कचूमर का ये एपिसोड मिनिमलिज्म पे है, जिसको उर्दू और हिंदी में सादगी, इत्दाल पसंदी या संतुलन भी कहा जा सकता है। मैं आपका पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। मिनिमलिज्म या सादगी की ये पॉडकास्ट कोई बुजुर्गों वाली नसीहत के तौर पे नहीं है, बल्कि ये एक वेल रिसर्च्ड, साइंटिफिकली प्रूवन एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे एक पर्सनल रेजिलियंस को प्रमोट करने की टेक्निक के तौर पे आज आपके सामने रखी जाएगी। मिनिमलिज्म या फिर दूसरे लफ्जों में एक सादा जिंदगी गुजारना, जहां पे इंट्यूटिवली ये चीज हमारे साथ रेजोनेट करती है, एक हाइपर कंज्यूमर कल्चर के अंदर इसको समझना और इसको अप्रिशिएट करना शायद इतना आसान नहीं है। इसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना शायद और भी मुश्किल है। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं आपके सामने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे अगर हम मिनिमलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में ले आए और उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो किस तरीके से हमारी जिंदगी में एक बेहतर बैलेंस रिस्टोर हो सकता है और हमारी रेजिलियंस में, चैलेंजेस को फेस करने की कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये पॉडकास्ट शायद उस चीज का भी जवाब आपको दे दे कि जहां आप मुझसे पूछते हैं कि भाई, हम तो पहले ही इतने मसरूफ हैं, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो कहाँ इतना वक्त, इतनी एनर्जी रहती है कि हम बाकी सारी चीजें भी कर सकें। सोशल साइंसेस की थ्योरी में अगर हमने इस बात को समझना है तो उसके लिए 80-20 रूल, या जिसको परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, उसको समझना जरूरी है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी जिंदगी में जो चीजें भी हम करते हैं, उसमें पहली 20% एफर्ट 80% रिजल्ट दे चुकी होती है। उसके बाद जो 80% एसेट हम लगाते भी हैं, उसका बेनिफिट सिर्फ 20% ही रहता है। यानी कि हमारे 20% नेटवर्क या नेटवर्किंग के अंदर जो हम वक्त गुजारते हैं, उससे हमें 80% बेनिफिट मिल जाता है। हमारे 20% किए गए एक्सपेंसेस हमारी 80% जरूरियात को पूरा कर देते हैं। तो जो बाकी का 80% हम करते हैं, क्या वो करने की जरूरत है? इस चीज पे ही हम आगे का आर्ग्यूमेंट अपना बिल्ड करेंगे। यहां पे हमें ट्रेड ऑफ के प्रिंसिपल को भी समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं। वक्त उनमें से एक है, एनर्जी, ताकत उसमें से दूसरी है, हमारे नेटवर्क्स उसमें से तीसरी है। अगर मैं ये कहूं कि हम एक एसेट, एक रिसोर्स को खर्च करके दूसरे रिसोर्स को कमाते हैं और फिर दूसरे रिसोर्स को खर्च करके तीसरे रिसोर्स को कमाते हैं, तो ये शायद कुछ गलत नहीं होगा। इसकी मिसाल ये है कि अक्सर लोग कहते हैं टाइम इज मनी, यानी कि जब हम वक्त लगाते हैं तो उसके एवज में हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन जब वो पैसा हम खर्च करते हैं और अपने दोस्तों को बाहर खाने के लिए लेके जाते हैं, अपनी नेटवर्किंग की एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हम पैसे के रिसोर्स को खर्च करके नेटवर्क या गुडविल की रिसोर्स को गेन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम जिम की मेंबरशिप लेते हैं, तो हम पैसे के रिसोर्स को खर्च कर रहे हैं और हेल्थ के रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं। जब हम बच्चों के साथ बाहर फिल्म देखने जाते हैं, तो हम पैसे के रिसोर्स को खर्च कर रहे हैं और फैमिली लेजर के रिसोर्स को गेन कर रहे हैं। तो इस रिसोर्स की एक्सचेंज को हम ट्रेड ऑफ के तौर पे भी देख सकते हैं कि जहां पे एक रिसोर्स ने बढ़ना है तो दूसरे रिसोर्स ने कम होना है। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में उनका कैरियर या पैसे कमाना ही सब कुछ है, वहां पे एक ही तरह का रिसोर्स एक्यूमुलेट होता जाएगा। या जब वो ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ जिंदगी को एंजॉय ही करना है और मेहनत नहीं करनी, पैसे नहीं कमानी, वहां पे भी एक बैलेंस मौजूद नहीं है। सो इन ट्रेड ऑफ्स की शक्ल में अगर हम अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लेके आ सकें, तो ना सिर्फ ये कि इसमें आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि मैं आगे चल के आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आपकी रेजिलियंस भी इससे बढ़ती जाती है। या चलें आपके उस सवाल का पहले जवाब दे देते हैं कि भाई, मेरे पास तो इतनी काम है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता कुछ करने का। तो जरा 80-20 रूल के प्रिंसिपल को और ये ट्रेड ऑफ्स के प्रिंसिपल को इकट्ठे करके देखें, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपनी जिंदगी में सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज पे फोकस करें जो सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं और बाकी 80% चीजों को ड्रॉप करते हैं? क्या वो 20% काम जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करता है, वो 20% नेटवर्किंग जो सबसे ज्यादा हमें गुडविल कमाने में हेल्प करती है,
वो 20% फैमिली टाइम जिससे हम मैक्सिमम अपनी लेजर को ड्रॉ कर लेते हैं और अपनी फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो 20% एक्सरसाइज जिससे हम अपनी ज़िंदगी की वर्जिश की ज़रूरियात को, सेहत की ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल को अपनाते हुए इन चीज़ों पे फोकस करें और उससे ज़्यादा आगे लेके ना जाएं, तो क्या हम एक बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? क्या हर ज़िंदगी के एरिया में हमारे पास वक्त स्पेंड करना, एनर्जी स्पेंड करना, इसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाएंगे? वैसे तो मिनिमलिज्म को एक माइंडसेट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें लेस इज मोर की टर्म बार बार इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कम करके ज़्यादा बेनिफिट उठा लिया जाए। लेकिन आपको मिनिमलिज्म समझाने के लिए मैं 3 किस्म की मिनिमलिज्म को आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पे रखूंगा, और उसमें जहां जहां कोई ना कोई लिटरेचर या मटेरियल जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो भी आपके सामने रखूंगा। हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में मिनिमलिज्म का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज जिन 3 एरियाज पे हम फोकस करेंगे, उसमें वर्क यानी कि काम से रिलेटेड मिनिमलिज्म है, पोजेशंस, खर्चे, चीज़ें खरीदना, इनसे रिलेटेड मिनिमलिज्म है, और सोशल मिनिमलिज्म है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, और मिनिमलिज्म को हम अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन 3 एरियाज़ के ऊपर मज़ीद बात करने से आपको तकरीबन बात की पूरी समझ आ जाएगी, और फिर आप उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ में भी अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम काम के अंदर मिनिमलिज्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में 2 किताबों ने मुझे बहुत हेल्प किया। ये किताबें मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी और इनके प्रिंसिपल्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई भी किया और उसके बेनिफिट्स भी रीप किए। इसमें से पहली किताब है ग्रेग मैक्वीन की एसेंशियलिज्म, और दूसरी किताब है कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। एसेंशियलिज्म में ग्रेग मैक्वीन ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता है कि कैसे हम जब 50 या 60 काम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर हर चीज को करने की इकट्ठे कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम कोई खास क्वालिटी को खास अच्छी चीज कर नहीं पाते। मतलब अपने आप को हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा फैलाने की बजाय अगर हम एक फोकस डायरेक्शन में चलें तो हम जिंदगी में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वो ढेर सारी मीटिंगें, वो ढेर सारी फोन कॉल्स, वो ढेर सारी ईमेल्स, अगर हम उनको कम करके, लिमिटेड करके, फोकस होके एक डायरेक्शन में चलें, वो 50 दर्जन की किस्म के प्रोजेक्ट्स की बजाय हम 1 या 2 इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो हम अपनी जिंदगी में कैसे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस किताब में फिर उसने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताई हैं कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क भी इसमें से काफी चीजों के बारे में बात करती है, तो बहुत सारी ओवरलैपिंग भी मौजूद है। लेकिन वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो उसने इसके अलावा इंट्रोड्यूस कराई है, वो है फ्लो स्टेट की। उसने ये बताया है कि जब हम इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके, अपने फोन को बंद करके, अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शंस को, ईमेल्स को स्विच ऑफ करके 2 से 3 घंटे के लिए एक टोटल फोकस्ड फ्लो स्टेट में जाके कोई काम करें, तो उस काम की क्वालिटी हमारे कई घंटों की, कई दिनों की क्वालिटी से ज्यादा होती है। इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करके देखा है। ये प्रिंसिपल्स जब मुझे पहली दफा पता लगे तो उस वक्त मैं मुलाजमत में था, 9 to 5 जॉब करता था। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद मैंने खुद से ही ये फैसला किया कि मैं कंसल्टेंट के तौर पे काम करूंगा, और अब मैं 9 to 5 काम नहीं करता। इन दोनों सिचुएशंस में मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश की और कुछ ना कुछ लेसन्स उसमें से सीखे। अगर मैं आज के दिन बताऊं कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसमें इस चीज को मैं मुकम्मल तौर पे अप्लाई कर चुका हूं। मैंने अगर अपनी कंसल्टेंट के तौर पे जिंदगी में कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अगर कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट कामयाबी से हासिल कर सका हूं, तो उसके पीछे इसी असूल का और इसी प्रैक्टिस का पूरा पूरा हाथ है। मैं साल में 375 दिन रोज सुबह, कभी वॉक करने के पहले, कभी वॉक करने के बाद, या कुछ चाय पीने से पहले, चाय पीने के बाद, अपनी सारी
एक्टिविटीज को बंद करके, अपने मोबाइल को, हर चीज को साइड पे रख के फोकस होके 3 घंटे काम करता हूँ। कभी वो 2 घंटे होते हैं, कभी वो 3 घंटे होते हैं। मैं सैटरडे संडे को भी काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये 2 से 3 घंटे। और मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी हाईएस्ट क्वालिटी का कोई काम डिलीवर किया है, जहां पे भी कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सका हूं, वो सब की सब पैदावार इन्हीं 3 घंटों में से आई है। तो मेरे पास दिन में ढेर सारे और घंटे, 21 घंटे और बच जाते हैं, जिसमें मैं सोना, एक्सरसाइज करना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना, ये सब चीजें कर सकता हूँ। लेकिन ये 3 घंटे उन 8, 10, 12 घंटों से ज्यादा ताकतवर हैं, या मुझे ज्यादा कामयाबी इन्होंने डिलीवर की है, जो कि मैं एक 9 to 5 जॉब की स्ट्रगल्स में कर सकता था। अगर आज मुझे 9 to 5 जॉब पे वापस जाना पड़े, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को मैं पूरी तरह से समझ सका हूं, इनके बेनिफिट्स को देख चुका हूं, तो शायद मैं वहां जाके भी इतनी ही कामयाबी से इस चीज को अप्लाई कर लूंगा। मैंने कुछ कोशिश उस वक्त भी की थी जब मैंने इनिशियली इस प्रिंसिपल्स को सीखा था, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट किया था जब मैं एक 9 to 5 नौकरी पे काम कर रहा था। तो अगर मैं ये कह सकूं कि 9 to 5 की मुलाजमत में भी आप इस चीज को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आपको देखना है कि कौन सी मीटिंग्स फायदा देती हैं, कौन सी नहीं देती, कौन सी फोन कॉल्स आपको रिसीव करनी है, और क्या 8 के 8 घंटे आपको फोन कॉल को रिसीव करने की इजाजत देनी है, या उसके लिए लिमिटेड आवर्स रखने हैं। क्या आप सारा दिन अपने मोबाइल पे ईमेल्स का बीपर ऑन रखेंगे, या सिर्फ मोबाइल पे उसको ऑफ करके लैपटॉप पे सुबह 1 घंटा बैठ के तमाम ईमेलों का जवाब दे देंगे, ताकि आप इन सारी चीजों में से अपने वो 2 से 3 फ्लो आवर्स अलहदा कर सकें, जहां पे आप हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर कर सकें। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज कर सकूं, तो ये उन रूटीन्स को अपनी जिंदगी में शामिल करना, उन बाउंड्रीज को अपनी जिंदगी में एस्टेब्लिश करना, जिसके थ्रू आप तमाम वेस्टफुल चीज़ों को, तमाम डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों को, जो कि आपकी अटेंशन को फ्रेगमेंट करती हैं, तोड़ती हैं, ख़राब करती हैं, उनको एलिमिनेट करना, उनको ख़त्म करना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में डीप वर्क के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो ऑफ वर्क के लिए चंद घंटे निकाल सकें। और रोज़ाना इन चंद घंटों में आप अपनी ज़िंदगी का वो हाईएस्ट क्वालिटी काम कर सकेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए फ़ख्र या आपकी लेगेसी बनाने का बाइस बन सकेंगे। अगर हम मिनिमलिज्म के दूसरे एरिया, यानी कि मिनिमलिज्म ऑफ पोजेशन के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अगर कपड़े हों तो अलमारियों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। अगर किचन में जाएं तो चीज़ें भरी पड़ी हैं। किचन की अलमारियां या दराजे खोलें तो चीज़ें बाहर गिर रही होती हैं। अगर हम अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में देखें, तो चीज़ों का एक भरमार मौजूद है। अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखें तो बेतहाशा एप्लीकेशंस खुली पड़ी हैं, बेतहाशा गैजेट्स हमारे पास मौजूद है। अगर अपनी स्टोरेज को खोल के देखें, घर में जो स्टोर का कमरा है, तो ना सिर्फ ये कि वो स्टोरेज भरा हुआ है, बल्कि हमारे बिस्तर के नीचे भी हमने स्टोर बनाए हुए हैं। तो एक एक कमर्शलाइजेशन, एक कमर्शलिज्म का एक दौर चल रहा है, जिसमें चीज़ों को खरीदना और इकट्ठे करे जाने की एक वबा सी चल पड़ी है, और हमने चीज़ें भर भर के रखी हुई हैं। अच्छा, ये मिनिमलिज्म का वो टॉपिक भी है जिसके बारे में बेतहाशा किताबें, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस और बहुत सारी फिल्में वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये, अगर मैं ये कहूँ कि चीज़ों का मिनिमलिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए, तो ये शायद गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दो नेटफ्लिक्स की फिल्मों को आपको रिकमेंड कर सकूं, तो उनमें से एक फिल्म है मिनिमलिस्ट। वो है ही इस टॉपिक पे, और इसी चीज को उसमें उसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन एक अभी रिसेंटली एक दूसरी फिल्म आई है जिसका नाम है बाय नाउ। अच्छा, ये फिल्म जो है, ये बुनियादी तौर पे मिनिमलिज्म के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी कमर्शलिज्म के बारे में है कि किस तरीके से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस आर्ट को पूरे तरीके से मास्टर कर लिया है, कि कैसे लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है, तो मार्केटिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, सेल्स के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू उन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से आप तक आपको बेच ही दें। और उसमें, इस फिल्म में
डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसमें बहुत सारे इनसाइडर्स, वो लोग जो इन कंपनियों में पहले काम कर चुके हैं, उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने शेयर की कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को इम्पल्सिव बाइंग की तरफ। अच्छा, लेकिन जब आप जैसे-जैसे और फिर उन्होंने वेस्ट की बात की है कि हम कितने मिलियंस ऑफ टन्स वेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें हर साल जो है ना एक नया मॉडल लॉन्च कर देना है आईफ़ोन का ताकि पिछला ऑब्सोलीट हो जाए, या कोई मतलब कोई नई और टेक्नीक अप्लाई कर देनी है जिससे हमें लगे जो हमने पीछे चीज़ खरीदी थी अब वो काबिल रश्क नहीं है या वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल में बात की। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है देखने के हवाले से। लेकिन जैसे ही आप इस फ़िल्म को देखते जाते हैं और एंड पे पहुँचते हैं, तो वहाँ सब लोगों से जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर अपनी-अपनी राय दी, उन सबसे पूछा जाता है कि भाई इसका जवाब क्या है? इसका हल क्या है? तो वो सब यही कहते हैं कि कम खरीदें, मिनिमलिज़्म। अगर मैं अपनी ज़िंदगी से इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दे सकूँ, तो अगेन ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने बड़ी रिगरसली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा मेरा सारा घर इसी तरह चलता है, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला शख्स नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मेरी ज़िंदगी में देखें तो मेरे चंद रोज़मर्रा के कपड़े, चंद दफ्तरी कपड़े और चंद जूते 2-3 जो मेरी ज़रूरत के हैं, वो 3 शेल्फ्स में पूरे आ जाते हैं। मैं कम से कम इस चीज़ पे मैं और मेरी वाइफ़ काफ़ी हम लोग अलाइन्ड हैं कि हमारे घर में फर्नीचर या डेकोरेशन की चीज़ें हम कम से कम ही लेके रखते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना रखा है कि मैं जब भी कोई कपड़ा लूँगा, तो उसके अगेंस्ट मैं कोई ना कोई कपड़ा किसी को डोनेट कर दूँगा। क्योंकि ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि जब हमारे पोज़ेशन में जो चीज़ होती है, हमें उससे एक लगाव बन जाता है, तो अपनी कोई चीज़ देना ज़रा मुश्किल है। इसलिए मेरे पे ऑटोमैटिकली ये एक रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है कि भई अगर ये पतलून खरीदी या ये शर्ट खरीदी तो तो अपनी अलमारी में से कोई दूसरी निकाल के डोनेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह मेरे ऊपर एक चेक बन गया कि मैं तभी कोई नई चीज़ खरीदता हूँ जब उसकी सचमुच ज़रूरत होती है, और जब भी वो खरीदता हूँ तो वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे खरीदता हूँ। अगर कोई चीज़ रिपेयर हो सकती है तो उसकी जगह नई चीज़ नहीं खरीदता। अगर मैंने कोई चीज़ इम्पल्सिवली खरीदने का दिल कर रहा है, तो मैं उसको 5-6 दिन के लिए किसी कागज़ पे लिख के साइड पे रख लेता हूँ, और अगर 5-6 दिन बाद भी मुझे लगे कि भई उसकी उसकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में है, तो सिर्फ़ तभी उसको खरीदता हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में खर्चे को बहुत कम कर लिया है। ना मुझे ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत महसूस होती है, और जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी कम होती है क्योंकि वो चीज़ें हैं ही कम। तो और वो सारे पैसे जो मुझे बच जाते हैं, वो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ में लगाता रहता हूँ ताकि मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। और इसी का दूसरा इस्तेमाल ये भी है कि हम अपनी फैमिली के लिए ऐसे एक्सपीरियंसेस अफ़ोर्ड करने की पोज़ीशन में रहते हैं कि जो अदरवाइज़ शायद हम ना कर सकें। तो वो जो सारे फैमिली टाइम और फैमिली की चीज़ों पे वक़्त लगाना है, फैमिली की क्वालिटी को बेहतर करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बेहतर करना है, उसके लिए भी हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ मौजूद रहते हैं। मिनिमलिज्म का तीसरा एरिया जिस पे आज हमने बात करनी है, वो है सोशल मिनिमलिज्म। मेरी राय में शायद साउथ एशियन कल्चर के अंदर इस किस्म की मिनिमलिज्म को अप्लाई करना और भी मुश्किल है। हमारे कल्चर में लोगों से मिलना मिलाना, खुशी गमी में साथ रहना, ये एक कल्चर का हिस्सा है, ये एक कंपल्शन है। और जहाँ पे आप खुशी खुशी किसी से ना भी मिलना चाह रहे हो, उस कंपल्शन की वजह से ही आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपने मिलना तो है। उसके मुकाबले में मिनिमलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सोशल नॉइज़ क्रिएट हो जाए, रिलेशनशिप बहुत सारे हों लेकिन उनमें मीनिंग बहुत कम हो, उनमें डेप्थ बहुत कम हो, उससे बेहतर है कि हम उन चंद रिश्तों, उन चंद लोगों के साथ खुश रहें, उनके साथ ही क्वालिटी ऑफ टाइम गुज़ारें, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे ज़्यादा खुशी लेके आते हैं। वही 80-20 का रूल। इसी में एक दूसरी लेयर सोशल मीडिया ने भी ऐड कर दी है कि जहाँ पे हमें बेतहाशा पोस्ट करनी है, हर पोस्ट पे लाइक करना है या छोटा मोटा कमेंट देना है। सोशल मिनिमलिज्म में भी मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको खुद अप्लाई करके देखा है कि जब मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के प्रिंसिपल पे चलता हूँ, यानी कि वो चंद रिलेशनशिप्स जो कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिवली तस्कीन और मसरत देते हैं, खुशी देते हैं, उनके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में इससे बेहतरी आती है और मेरी सोशल रिलेशनशिप्स इससे इम्प्रूव करते हैं।
इसी तरह मैंने डिजिटल नॉइस को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। मैं सोशल मीडिया पे जब कोई एक्टिविटी करता भी हूँ, जैसे ये पॉडकास्ट है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे एक्शंस को ऑटोमेट कर दूं, ताकि उस पे मेरा खर्च होने वाला वक्त कम से कम हो। इस तरीके से मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने सोशल इंटरेक्शंस में क्वालिटी के ऊपर फोकस रखूं, उन 20% लोगों पे फोकस रखूं जो 80% मेरी सोशल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अगर आप चाहें तो मिनिमलिज्म के इस प्रिंसिपल को दूसरे एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेंटल एंड इमोशनल डीक्लटरिंग, इंफॉर्मेशन और डिजिटल मिनिमलिज्म एंड सो ऑन। लेकिन बुनियादी असूल यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में के हर एरिया में मिनिमलिज्म का रूल अप्लाई करते जाते हैं, एक तो उस एरिया के अंदर क्वालिटी बढ़ती जाती है, और दूसरा आपके पास बेतहाशा टाइम फ्री अप होता रहता है कि ताकि आप उनको अपनी जिंदगी के दूसरे एरियाज में इन्वेस्ट करें, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, या जो भी दूसरी चीजें आप परसू करना चाहते हैं। क्योंकि मिनिमलिज्म का ये टॉपिक काउंटर कल्चरल है, तो शायद इसको मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी में इस वक्त अप्लाई करना सबके लिए मुमकिन भी ना हो। मैं कोशिश करता रहता हूँ, और मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि अगर इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट चंद लोगों को भी डिलीवर हो जाता है, आपकी जिंदगी में इसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो कचूमर पॉडकास्ट को शुरू करने का मकसद और उसका फायदा मुझे वसूल हो गया। थैंक यू।